So yeah, hi guys. Today we have a very special guest, and his name is नितिन. एंड उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, लाइक सिमिलर कंटेंट डालते हैं Django के ऊपर, एंड ही इज़ ऑल्सो अ बैक एंड डेवलपर. सो नितिन, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मेरा नाम नितिन मंगोत्रा है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. आई हैव अ टोटल 3.9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री. और आजकल मैं यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा IT रिलेटेड कंटेंट वगैरह भी डाल रहा हूँ. इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द पाइथन डेवलपर्स और Django डेवलपर्स जो भी बैक एंड डेवलपमेंट में कुछ करना चाहते हैं. मोस्टली कंटेंट उनसे ही रिलेटेड होता है. दैन उनके अलावा कि जैसे फ्रेशर्स के लिए कि IT में किस तरह से ग्रो करना चाहिए, मेरा कंटेंट ज़्यादा उन्हीं से रिलेटेड होता है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओके, ग्रेट. सो नितिन, जैसे कि यार तुम भी एक Django डेवलपर हो, ठीक है. तुम्हारी प्रोफाइल भी Django डेवलपर की है, ठीक है. सो लाइक आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन जो कि बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग पूछते हैं. दैट इज़ लाइक व्हाट्स द स्कोप ऑफ Django. लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर क्या स्कोप है Django देखिए, का? जैसे अभी तो हम सबको पता है कि पाइथन किस तरह से ग्रो कर रही है. एंड सीरियस अगर मैं पिछले कुछ सालों पहले की बात करूं तो इतना ज़्यादा नहीं था Django का स्कोप, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन अभी जिस तरह से बूमिंग आ चुकी है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि Django का आगे काफ़ी देर तक स्कोप रहेगा. मोस्टली इट इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स. अब फ्रंट एंड पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है. रिएक्ट, एंगुलर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं Django के इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. लेकिन हाँ, बैक एंड के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि Django का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. और उसके ऊपर जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क आ चुका है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन है Django का बैक एंड डेवलपमेंट के मामले में. और फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली अभी मैं जैसे पिछले साल जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, अभी जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसकी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल टाइम हो चुकी है. कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आने लग पड़े हैं Django के बेसिस पे. तो ऑब्वियसली मुझे यही लगता है कि आगे कुछ सालों में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. एक डर रहता है ना कि जैसे अब एक कोई बिगिनर होता है, उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं. C++ होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, अब गो एक आ गई है. तो Django का स्कोप काफ़ी बढ़िया ही है वैसे अगर देखो कि बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. एंड फ्रीलांसिंग में या नितिन, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, फ्रीलांसिंग में कुछ स्कोप वगैरह है? पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त वगैरह को मैंने देखा हुआ है तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है. ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हो अपने लिए, तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सदाबहार रहने ही वाली है हमेशा के लिए. तो अगर आपको बैकएंड में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मैं सिर्फ Django की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपको आती होगी तो इसका स्कोप हमेशा रहेगा ही रहेगा. नो कमिंग टू द Django पार्ट, अगर आप कह रहे हो कि जैसे जावास्क्रिप्ट है, जावा है, तो वो भी ठीक है. लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये कहूँगा कि मैं पर्सनली जावा को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता एज़ कम्पेयर टू पाइथन. तो अगर मुझे पाइथन आती हो तो उसका मैं कोई फ्रेमवर्क ही यूज़ करना चाहूँगा ना कि मैं अगर Django कर लूँ तो मुझे उसके लिए उसके फ्रेमवर्क करने पड़ेंगे, स्प्रिंग हो गया या उसके अलावा. तो मैं वो नहीं चीज़ करना चाहता, वो भी मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप पकड़ लोगे तो मान लो कल को आपको वेब डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आया तो आप कल को किसी और टेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हो. डाटा एनालिस्ट में जा सकते हो, मशीन लर्निंग में जा सकते हो, और एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है. तो मुझे बस बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि Django तो मतलब ऐसा है कि कर लेना चाहिए अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है. सही बात है. सो अच्छा, एक कोई बिगिनर है, लेट्स इमेजिन कोई किसी ने इंजीनियरिंग पास आउट करी है एंड वो एक जॉब लेना चाहता है Django के ऊपर, ठीक है. तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है? क्या उसकी अप्रोच रहनी चाहिए कि वो एक अच्छी जॉब करने के लिए? तो सबसे पहले यही कहूँगा कि एज ए फ्रेशर अगर आप हो तो आपको पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए पाइथन के, ठीक है. पाइथन अगर आपको आ गया तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पाइथन के बेसिस पे ही आपको जॉब्स मिल जाएंगी. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता. उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई फ्रेमवर्क आता है या नहीं. अगर आप Django कर सकते हो Django कर लीजिए, फ्लास्क कर सकते हो फ्लास्क कर लीजिए. मेजरली सिर्फ यही दोनों यूज़ होते हैं. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स है, लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूँ तो यही होती है. पाइथन मेजरली बैक एंड डेवलपर्स के लिए ही होती है, टू बी ऑनेस्ट. फ्रंट एंड पे इतना ज़्यादा नहीं चलता, मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं चलता, तो ज़्यादा इसी में ही इसका स्कोप रहता है. और अगर फ्रेशर लेवल की बात करूँ तो जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं किसी भी naukri.com पर जाकर, जिस तरह से अप्लाई करते हैं या फिर रेफरल के लिए किसी को बोलते हैं किसी कंपनी में, उस तरह से वो भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि कोडिंग क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है. अगर मान लो कि आप Django डेवलपर हो भी, तब भी वो आपसे ऑन द स्पॉट ये चीज़ें नहीं पूछेगा कि यार मुझे पूरा का पूरा टू डू लिस्ट बना कर दो, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट तैयार करके दो, ऐसा नहीं पूछेगा. वो वहाँ पर भी आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जो कि स्ट्रिंग या फिर लिस्ट से ही रिलेटेड होंगे.
तो Django अगर आपने कर भी ली है, ऑब्वियसली इसका फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साथ साथ में आपके पाइथन के जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं ना कोडिंग के मामले में, उसको भी साथ साथ में इम्प्रूव करिए। फ्रेशर्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सही बात है। सो यार तुमने लाइक इस तरीके की बात कर दी कि फ्रेशर के लिए, तो लेट सपोज किस तरीके के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? Django से रिलेटेड तो मैंने कंप्लीट लिस्ट बना कर रखी है। मैंने पहले 200 प्लस इंटरव्यूज़ दिए थे, तो जो मैंने लिस्ट बनाई थी मेजरली उसी में से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी भी मैं जैसे इंटरव्यू प्रोसेस में लगा हूँ, प्रॉपर इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, अभी भी मुझसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं टॉप क्वेश्चन की बात करूँ तो मेनली तो उन्होंने यही पूछना होता है कि आपको पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, Django एक जैसे मोनोलिथिकल फ्रेमवर्क है, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा फ्लो पता होना चाहिए कि किस तरह से रिक्वेस्ट आ रही है, किस तरह से रिक्वेस्ट जा रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो। MVD आर्किटेक्चर क्या होता है, MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और एक बेसिक चीज़ की क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको SQL क्वेरीज आती हैं और आपको ORM के बारे में पता ही ना हो। Django एक ऐसा टूल है जिसमें ORM की मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ORM के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव क्वेरीज वगैरह लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस देखने, तो जिस तरह से मैंने एक वीडियो बना कर रखी है, तो उसमें मैंने आंसर भी एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल्स पे ही आए हैं कि सर आपकी इस वीडियो के कारण ये मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डेफिनेटली, और वो जो वीडियो रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो नितिन, अभी जैसे तुमने एक बात बोली कि लाइक तुमने 200 प्लस कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड वो मैंने वीडियो तुम्हारी देखी थी, तो यार आखिर तुमने 200 प्लस कंपनीज़ के इंटरव्यू क्यों दिए? मतलब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज़, क्या रीज़न था उसके पीछे? जिसने कमेंट सेक्शन पे भी बोली थी कि भाई तूने 200 प्लस इंटरव्यूज़ दे दिए, क्यों, क्या इतना इंटेलिजेंट नहीं था या फिर क्या, ऐसे कुछ चीज़ें बोल रहे थे। मुझे रिप्लाई मैं उस पर नहीं किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली वहाँ सिचुएशंस कुछ ऐसी थी। जब मैं अपनी उस कंपनी में काम कर रहा था तो ऑब्वियसली कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं उस सिचुएशन में डील नहीं कर पा रहा था कि अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दूँ या फिर अब इंटरव्यूज़ के ऊपर। सडनली क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कि जॉब लॉसेस होने लग पड़ी, सबको फायरिंग वगैरह होने लग पड़ी, तो मुझे भी एक डर सा बैठ चुका था। तो उस टाइम पे मैंने स्टडी नहीं की थी इतनी कि यार इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना। तो उस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन झेलने को मिली, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि उन सब रिजेक्शन से मैं ऐसे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। आपको मैं जो अभी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो शायद उसी की बदौलत है कि मैं इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी भी इंटरव्यू किस तरह से टैकल करना चाहिए। और आजकल मैं जितने भी इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ ना, मान लो कि मैंने 20 इंटरव्यूज़ दिए, 15 के ऑफर लेटर मेरे पास पड़े होते हैं। तो इस तरह का भी फ्लो बन चुका है कि मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, और ये उसी की बदौलत है जो मैं 200 प्लस इंटरव्यूज़ में फेल हुआ था पहले। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए थे मेजरली हर एक इंटरव्यूज़ में वही पूछे जाते थे। लेकिन हाँ, क्या होता है ना कि आप जब इंटरव्यूज़ देते हो तो उसका एक प्रॉपर अलग से तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जो आप कंपनी में काम कर रहे होते हो, कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ आती भी होती है लेकिन आपको पता नहीं होता कि एक्सप्लेन किस तरह से करना है। अब मान लो कि जैसे आपसे सिंपली ये चीज़ पूछ ली कि Django और फ्लास्क में क्या डिफरेंस है, कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस उस टाइम पे नहीं हैंडल हो पाती थी, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था उस टाइम पे, जिसके कारण मैं भी रिजेक्शन झेलने को मिल जाती थी। लेकिन अभी उन सब के कारण अभी मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो यही कहूँगा, जो मैंने गलती पहले की थी अब तो नहीं होगी, और अब मैं यही कहूँगा कि और भी ज़्यादा अच्छे इंटरव्यूज़ दूंगा और आपको सब बताऊँगा कि मेरे इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस किस तरह से रहे थे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे इंटरव्यूज़ के बारे में बताया कि किस कंपनी में किस तरह से इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस कंपनी में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको वो आते होंगे तो मैं यही कहूँगा, इंटेलिजेंट हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। बहुत सही बात बोली। मतलब अगर आप इतने सारे नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ देते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का आता है, तो वो डर भी निकल जाएगा, एंड आपको एक अच्छे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो पाओगे। क्योंकि आप जब 10 इंटरव्यूज़ दोगे तो उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि हर बार आप 10 में 10 नहीं क्लियर आउट कर पाओगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, या फिर उस टाइम पे चीज़ें क्लिक नहीं कर रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो उस टाइम पे नहीं आ पा रहा होता है, बाद में आपको आता है। तो वो चीज़ें आपको
ये सारी चीज़ें आपको इतने ज़्यादा जब नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ आप दोगे और तब एक और आपको चीज़ भी है आएगी। कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में कोई इंटरव्यूज़ दे रहा होता है ना, तो अगर तो मतलब उसके दिमाग में टेंशन है कि यार ठीक है चल टाइम पास करने के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि बड़ा चिल सा माहौल होता है, तो बंदे कई बार क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर एक टेंशन वाला माहौल होता है ना कि यार जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, उसके बाद जब आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, क्लियर करना है तो वो और ज़्यादा नर्वसनेस होने लग पड़ती है, या नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा। तो ये सब सिचुएशंस भी उस टाइम पे झेली थी। लेकिन हाँ, एक दो इंटरव्यूज़ के बाद कॉन्फिडेंस खुद ब खुद खुल जाता है। कई लोगों में तो बहुत डर रहता है कि यार इंटरव्यूज़ ही नहीं दे पाते, लेकिन आई स्टिल फॉर्चुनेट कि यार चल मैं ट्राई तो कर पाता हूँ कि इंटरव्यूज़ देने के लिए। बहुत सही बात है। तो यार ये 200 इंटरव्यूज़ तुमने दिए, तो इंटरव्यूज़ के कॉल कैसे लेकर के आए? मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग अप्लाई करते हैं, उनकी रिज्यूम नहीं सेलेक्ट होती है, इंटरव्यूज़ के कॉल कैसे आए? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी भी मैंने जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो उसी टाइम पे मैंने इसकी स्टार्टिंग में वीडियो डाल दी थी कि ये Naukri.com का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ मिले हैं कि सर आपका वो एल्गोरिथम जो भी मैंने वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह मेंशन की थी, उन सबको यूज़ करके बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल्स आने लग पड़े। और वो मुझे भी खुद कहते हैं कि सर आपकी वीडियो के कारण मुझे कॉल आ रहे हैं, मुझे इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया, इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। अब आप कह रहे हो कि मुझे कैसे इंटरव्यूज़ कॉल आए, तो जैसे यार ये कहूँगा कि मैं तो ट्राई करता रहता था, किसी को भी बोल दे रेफ़र करने के लिए, लिंक्डइन पे जाता था, हाई लिस्ट पे जाता, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैं अप्लाई करता था। और रिज्यूमे मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उस टाइम पे, तो मतलब जिस तरह से भी मैं प्रॉपर लिखा था कि स्किल सेट क्या थे। और अभी मैं जब उस रिज्यूमे को पढ़ता हूँ, मुझे यही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्किल्स है, मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुका था उस स्टार्टअप या उस स्मॉल कंपनी में, कि मैं वो सब चीज़ें वहाँ पे लिख पाया। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा सा रिज्यूमे बनाया होता, आपको कॉल्स तो आ ही जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। नौकरी पर अगर मान लो कि आपने मेरा ही रिज्यूमे अपनी वाली प्रोफाइल पे डाल दिया, तो क्या पता आपको ना आए कॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी मैटर कर जाती हैं कि आपने प्रोफाइल में क्या लिखा है, हेडलाइंस में क्या लिखा है, या फिर कौन कौन से स्किल सेट वहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। और मैं खुद को फॉर्चुनेटली समझता हूँ कि चलो HR या फिर रिक्रूटर का मुझे कॉल आ जाता था और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता था। और अभी भी यही हो रहा है, अभी भी मैं जैसे दे रहा हूँ तो मुझे डेली के बेसिस पे 10-15 कॉल्स आ जाती हैं। तो यही कहूँगा, फॉर्चुनेट हूँ भाई। सही है। अच्छा, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि सेशन यार काफ़ी लंबा हो रहा है एंड रात भी हो रही है काफ़ी। तो एक बैकएंड डेवलपर है, ठीक है, एंड उसको अगर पूरा एक अच्छे से जॉब चाहिए होती है, तो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग Django उसको क्या क्या स्किल सेट आने चाहिए? बैकएंड डेवलपर के लिए ना जो मेन चीज़ होती है, आपको भी पता होना चाहिए कि बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है। इट जस्ट टू डील विद डेटाबेस के साथ डील करना आना चाहिए। अगर आप कोई भी एक डेटाबेस आता हो ना, चाहे वो MongoDB हो या फिर सिंपल SQL पोस्टग्रेस कोई भी आता हो, तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहता है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ होती है, लैंग्वेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है SQL। उसके बाद अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, मान लो पाइथन कर ली, जावा कर ली, या फिर उसके अलावा जैसे कोई और भी है, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज सीखने से कुछ भी नहीं होगा। देन उसके बाद क्या और भी चीज़ें आ जाती है, APIs के बारे में पता होना चाहिए, HTTP मेथड कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और कैशिंग किस तरह से करते हैं। और इन सब से ऊपर आपको पता होना चाहिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, गिटहब, बिटबकेट को किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाकर रेफर कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही सब चीज़ें होती हैं, जो कि अगर आपने SQL और पाइथन सीख ली, तो मैं ये कहूँगा कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। पाइथन के अलावा कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जावा हो गई, C++ हो गई, कुछ भी, उन सबको भी सीख लोगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट रहता है एक बैकएंड डेवलपर के लिए। या बस यही। तो मतलब एक समरी एक तरीके की ये होगी कि आपको SQL पे बहुत ज़्यादा अच्छे होना चाहिए। आप कोई भी एक डेटाबेस पिक कर सकते हो, वेदर इट्स MongoDB, वेदर इट्स SQL। SQL के साथ जाओगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पता है क्या होता है, फ्रेशर के लिए ना MongoDB में ठीक है, बहुत कम जॉब्स आती हैं। और नॉट जस्ट फॉर फ्रेशर, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी जैसे मैंने देखा है, तो काफ़ी कंपनीज में Mongo इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ज़्यादा वो SQL या फिर PostgreSQL को ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपको RDBMS के बारे में पता चल गया, तो मैं यही कहूँगा कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका होगा। MongoDB थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो एज ए फ्रेशर मैं यही कहूँगा उसको ज़्यादा प्रेफर ना कीजिएगा। जब आप फ्यूचर में जाओगे, जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपका स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान SQL या फिर PostgreSQL पे देना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। और एक तो बेस होता है मोंगो डीपी का, वो वो भी भी कहीं ना है, कहीं वो भी है, RDBMS से निकल करके आता है। अगर आपको टेबल में बना करके देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में ये आएंगी तो है। चीज़ें कि कैसे होती हैं। ये मैं प्रॉपरली एग्री करता हूँ। सही बात है। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने निकाले थे जो मोस्ट पॉपुलरली या सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। एंड अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा हो, दैन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड नितिन को भी चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड नितिन का भी इंस्टाग्राम मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने तो वो भी पूछ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनके चैनल पे इतना ज़्यादा अच्छा ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है कि वहाँ पे तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई ऑल्सो हैव चेक उनका चैनल एंड रियली बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है उसका। तो डेफिनेटली आप बोथ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वी कैन ग्रो। एंड अगर आपको कोई अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन था तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वी बोथ विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।